Hello students, welcome to my class. This is second lecture of laws of motion. Students, हम लोगों ने लास्ट क्लास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देख लिया था. आज हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे. ठीक है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करने से पहले एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं. इसका नाम अभी नहीं बोलूँगा, थोड़ी देर बाद बोलता हूँ. पहले थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं दिस इज अ बिल्डिंग. ठीक है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, सिर्फ ध्यान देते रहना है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है. दिस इज अ बिल्डिंग. ठीक है, और इसके टॉप से मैं एक फुटबॉल जस्ट रिलीज करूंगा. ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से मैं एक फुटबॉल रिलीज करूंगा और एक स्टोन, सेम साइज का स्टोन रिलीज करूंगा. ठीक है, ठीक है. तो दिस इज माय फुटबॉल एंड दिस इज माय स्टोन, और दोनों को जस्ट ड्रॉप करूंगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि यहां पे जब फुटबॉल या स्टोन जब रीच करेगा ग्राउंड पे, जब फुटबॉल एंड स्टोन रीच करेगा, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा या अलग होगा? दोनों का वेलोसिटी सेम होगा या अलग होगा? ऑब्वियसली सेम होगा. आप बोलेंगे नहीं सर, स्टोन का वेलोसिटी ज्यादा होगा, फुटबॉल का कम होगा. नो, दोनों का वेलोसिटी, दोनों जब ग्राउंड पे पहुंचेगा दोनों का वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम होगा. आप बोलोगे सर एक बार दिखा दीजिए. कैसे? दिखा देता हूं. तो स्टूडेंट्स, हम लोग को ये रिलेशन तो पता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s. यस और नो? यस, पता है ना स्टूडेंट्स. मैंने फुटबॉल को एंड स्टोन को रिलीज किया, जस्ट रिलीज किया, ड्रॉप किया. तो बिकॉज मैंने रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो ये वाला गायब हो जाएगा. ठीक है, एक्सीलरेशन तो दोनों का g होगा, और यहां से यहां तक मूव कर रहा है, यहां से यहां तक मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगा. तो आप देख सकते हो v कितना होगा, इट्स रूट ओवर 2i gh. यहां पे तो मास ही नहीं है. यहां पे मास है क्या? यहाँ पे मास नहीं है. दैट मीन्स स्टोन हो या फुटबॉल हो या प्लास्टिक का बॉल हो, यहाँ पे जब रीच करे, ग्राउंड को जब रीच करेगा, वेलोसिटी ऑब्वियसली सेम ही होगा. कितना होगा वेलोसिटी? इस रूट ओवर 2i/gh. एक्सीलरेशन की जगह पे बिठाया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट बिठाया हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और यहाँ का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? रूट ओवर 2i/gh. बिकॉज मैंने इन दोनों को ड्रॉप किया, रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. ठीक है, तो स्टूडेंट्स नाउ फिर से मैं वही क्वेश्चन एक बार पूछता हूं. क्या पूछा था कि इन दोनों को अगर मैं यहां से रिलीज करूं तो ग्राउंड पे जाके ग्राउंड को जब रीच करेगा तब दोनों का वेलोसिटी सेम होगा. यस और नो? यस, ये चीज क्लियर हो गया. नेक्स्ट अभी मैं आपको यहां पे खड़ा करूंगा और आपको मैं बोलूंगा इन दोनों को कैच करना है. एक है स्टोन का बॉल सेम साइज, और एक है फुटबॉल. स्टोन का बॉल फुटबॉल का सेम साइज का, और एक है फुटबॉल. ठीक है, स्टोन मतलब छोटा सा स्टोन नहीं, फुटबॉल के साइज का स्टोन. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बोलूंगा कैच करने के लिए या रोकने के लिए, एक ही बात है, कैच करना बेसिकली रोकना ओनली, तो आप क्या कहते हो? किसको रोकना मुश्किल होगा? किसको रोकना मुश्किल होगा, फुटबॉल को या स्टोन को? ऊपर से अगर मैं स्टोन को ऐसे रिलीज करूंगा तो आप तो भाग जाओगे, बोलोगे इसको रोकना भी मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है. लेकिन आप
फुटबॉल को शायद एक बार कोशिश कर सकते हो रोकने का, एक बार सोच सकते हो हाँ इसको मैं रोक लूंगा शायद, लेकिन स्टोन के बॉल को रोकने का कोशिश भी नहीं करोगे आप। सो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि स्टोन का बॉल को रोकना मुश्किल है सर, ज्यादा मुश्किल है रोकना, बिकॉज इसका वेलोसिटी ज्यादा है। नो, वेलोसिटी तो दोनों का सेम है। स्टोन के बॉल को रोकना मुश्किल है बिकॉज स्टोन का मास ज्यादा होगा, दोनों सेम वेलोसिटी से ही रीच करेगा, बट बिकॉज मास ऑफ दिस बॉल जो स्टोन का बॉल है उसका मास फुटबॉल के मास से बहुत ज्यादा होगा, तो उसको रोकना काफी मुश्किल होगा। समझ में आया? ठीक है, तो याद रखना है इस केस पे आपको रोकना क्यों मुश्किल हो रहा है, बिकॉज इसका मास ज्यादा है। वेलोसिटी का बात नहीं आएगा बिकॉज दोनों का वेलोसिटी यहां पे सेम होगा। तो स्टोन के बॉल को रोकना क्यों मुश्किल हो रहा है, बिकॉज इसका मास ज्यादा है। नेक्स्ट ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। मान लेते दिस इज अ बुलेट, ये एक बुलेट है, ठीक है, और आपको मैंने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया, और ये एक बुलेट है, ठीक है। इस बुलेट को मैं अभी हाथ में लूंगा, हाथ में लेके ऐसे थ्रो करूंगा आपकी ओर, ठीक है। दिस इज अ बुलेट, आपको मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये मैंने बुलेट हाथ पे लिया और आपकी ओर ऐसे थ्रो किया। आप बोलोगे ये तो रोकना उतना मुश्किल नहीं होगा, मैं रोक लूंगा उस बुलेट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, लेकिन सेम बुलेट को अगर मैं एक गन के अंदर से आपकी ओर फायर करूंगा, ध्यान से सुनना है। सेम बुलेट लिया, इस बार गन के थ्रू आपकी ओर मैंने फायर किया। आप टेंशन मत लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर घुसेगा नहीं क्योंकि आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है। लेकिन इस बार जब ये बुलेट आके हिट करेगा, आप थोड़ा पीछे की ओर जाएंगे। आपको रोकना, मतलब उस बुलेट को रोकना आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट होगा। समझ में आया ना एग्जाम्पल? एक बुलेट लिया आपकी ओर, ऐसे मैंने छोड़ा, ठीक है, और सेम बुलेट को लिया मैंने, इस बार बंदूक के अंदर घुसाया, ठीक है, और आपकी ओर शूट कर दिया, ठीक है। दोनों केस में आप नहीं मरेंगे क्योंकि आपने बुलेट प्रूफ जैकेट लगाया हुआ है। लेकिन माय क्वेश्चन इज, कौन सा केस में आपको रोकना मुश्किल होगा बुलेट को? ऑब्वियसली जब मैंने बुलेट को बंदूक में घुसा के आपकी ओर शूट किया, ठीक है। अभी अगर आप सोचेंगे, दोनों केस में तो मैंने सेम बुलेट ही मारा, दोनों केस में मैंने तो सेम बुलेट ही आपकी ओर थ्रो किया, आपकी ओर प्रोजेक्ट किया, यानी कि दोनों केसेस में मास सेम है, सेम बुलेट आपकी ओर प्रोजेक्ट किया तो मास तो सेम हुआ। लेकिन इस बार रोकना क्यों मुश्किल हुआ? कौन से केस में रोकना मुश्किल हुआ? जिस केस में वेलोसिटी ज्यादा है। गन से जब शूट किया बुलेट को, सेम बुलेट को, आपके लिए उसको रोकना मुश्किल हुआ। आपके चेस्ट पे जब आके हिट किया, आप थोड़ा पीछे चले गए, ठीक है। तो दिस टाइम रोकना जो आपको मुश्किल हुआ, किस रीजन में, दोनों में डिफरेंस क्या था? तो आंसर इज वेलोसिटी। जब मैंने ऐसे छोड़ा था उस केस में वेलोसिटी कम था, और जब मैंने गन के अंदर घुसा के आपकी ओर फायर किया, शूट किया आपकी ओर, तब उस केस में वेलोसिटी काफी ज्यादा था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट अगर आपकी ओर आ रहा है तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा उस ऑब्जेक्ट को रोकना,
depends on two factors. One is mass, another is velocity. ठीक है, मास अगर ज्यादा होगा तब भी आपके लिए रोकना मुश्किल होगा, यहां पे एग्जांपल दिखाया था मैंने. और अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और मास बहुत कम है तब भी आपके लिए रोकना बहुत मुश्किल होगा. सो एक ऑब्जेक्ट अगर आपकी ओर आ रहा है और आप उसको रोकने का कोशिश करोगे तो कितना मुश्किल होगा आपके लिए रोकना, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है. एक, जो ऑब्जेक्ट आपकी ओर आ रहा है उसका मास एंड इट्स वेलोसिटी. या आप ऐसे बोल सकते हो, एक ऑब्जेक्ट के पास कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है. एक ऑब्जेक्ट के पास कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है, थोड़ा सुनना है और समझने का कोशिश करना है. एक ऑब्जेक्ट के पास कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है. ध्यान से मैं लिखता हूं यहां पे. The quantity of motion, the quantity of motion possessed by a body. ठीक है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है. जब बुलेट आपकी ओर मैंने छोड़ा था विद द हेल्प ऑफ ए गन, तब उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा था, उसके पास मोशन का क्वांटिटी ज्यादा था, इसलिए आपको रोकना मुश्किल हुआ. ठीक है, ठीक है. सिमिलरली ऊपर से जब मैंने फुटबॉल को छोड़ा और सेम साइज का एक पत्थर को छोड़ा, आपके लिए पत्थर को रोकना मुश्किल होगा, बिकॉज उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है. ठीक है, समझ में आ रहा है. और एक बॉडी के पास कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है, उसी को हम लोग कहते हैं मोमेंटम. उसी को हम लोग कहते हैं मोमेंटम. ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड एज, it is defined as product of mass and velocity. It is defined as product of mass and velocity. Students, we denote momentum by P. ठीक है, small p, which is product of mass and velocity. Obviously momentum is a vector quantity because velocity is a vector quantity, and momentum का डायरेक्शन किस ओर है, जिस ओर वेलोसिटी का डायरेक्शन है. ठीक है, मोमेंटम का डायरेक्शन किस ओर है, जिस ओर वेलोसिटी का डायरेक्शन है. स्टूडेंट्स, इसको हम लोग मोमेंटम तो कहते हैं, लेकिन ज्यादा करेक्टली इसको हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं. क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम, which is product of mass and velocity. ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम वो तो आप आराम से निकाल सकते हो. इट इज इक्वल्स टू ऐसा यूनिट ऑफ मास, दैट इज किलोग्राम, मल्टीप्लाइड बाय ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, विच इज मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम. सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम चाहिए, नो प्रॉब्लम. सीजीएस यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेंटीमीटर पर सेकेंड. So this is CGS unit of momentum, or you can say CGS unit of linear momentum. ज्यादा करेक्टली हम लोग linear momentum कहते हैं. समझ में आया कि नहीं? तो एक ऑब्जेक्ट के पास कितना मोशन है, एक ऑब्जेक्ट के पास कितना मोशन है, एक ऑब्जेक्ट अगर आपकी ओर आ रहा है तो आपको उसको रोकना कितना मुश्किल होगा, उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग समझते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी से जिसका नाम है मोमेंटम. ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड एज, हम लोगों ने देखा कि एक ऑब्जेक्ट को रोकना कितना मुश्किल है या एक ऑब्जेक्ट के पास कितना मोशन है,
वो दो बातों पर डिपेंड करता है, उसका मास एंड उसका वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास बहुत कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, मतलब उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। एग्जांपल मैंने दे दिया, एक बुलेट, बहुत ही हल्का होता है बुलेट, लेकिन एक बंदूक से अगर निकल के आपकी ओर आता है और आप अगर बुलेट प्रूफ जैकेट लगा के भी अगर आप खड़े हो, तब भी आपको थोड़ा इंपैक्ट समझ में आएगा, लगेगा कि नहीं, उसको रोकना मुश्किल था। और अगर आप बुलेट को लेके अगर मैं ऐसे छोड़ता हूं तो आप तो कैच कर लोगे, ये सुन नो। तो आपने देखा कि अगर मास कम हो और वेलोसिटी ज्यादा हो, मास कम हो और वेलोसिटी ज्यादा हो, तब उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होता है या उसको रोकना ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और मास पे भी डिपेंड करता है। सेम वेलोसिटी का अगर दो ऑब्जेक्ट आपकी ओर आ रहा है, एक का मास बहुत ज्यादा और एक का मास बहुत कम, तो आपको पता है कि जिसका मास ज्यादा है, वेलोसिटी दोनों का सेम है, लेकिन जिसका मास ज्यादा है उसको रोकना मुश्किल होगा। आपकी ओर एक साइकिल आ रहा है, कुछ एकदम स्लो कर देता हूं साइकिल को, 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आपकी ओर एक साइकिल आ रहा है, और आपकी ओर एक ट्रक आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। समझ में आ रहा है किसका मोमेंटम ज्यादा है, किसको रोकना मुश्किल होगा? आप बोलोगे ट्रक को रोकना बहुत मुश्किल होगा। इन दिस केस मास ऑफ दैट ट्रक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मोमेंटम। ऑब्वियसली वेलोसिटी भी कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन मैं जस्ट समझा रहा हूं, रिलेट करके समझा रहा हूं कि एक बॉडी के पास कितना मोमेंटम है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके पास मास कितना है और उसके पास वेलोसिटी कितना है। मोमेंटम उसके मास पे डिपेंड करता है, मोमेंटम उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स? मोमेंटम इज क्लियर? समझ में आया सब कुछ? स्टूडेंट्स, एक बॉडी पे जब रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स एक्ट होता है, तब उसका मोमेंटम चेंज होता है। एक बॉडी पे जब एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होता है या नेट फोर्स एक्ट होता है, तब उस बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है। लेकिन कितना फास्ट चेंज होता है, हाउ फास्ट द मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी चेंजेस, उसके बारे में बोला गया इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या लिखा गया है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब एक बॉडी का लीनियर मोमेंटम कितना फास्ट चेंज होगा, कितना जल्दी चेंज होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? ठीक है, ठीक है। यहां पे आप चेंज इन मोमेंटम के ऊपर वेक्टर साइन देंगे और यहां पे फोर्स के ऊपर वेक्टर साइन देंगे। ठीक है, एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मतलब मोमेंटम का चेंज उस ओर होगा जिस ओर फोर्स का डायरेक्शन होगा, जिस ओर अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन होगा। या आप सिंपली बोल सकते हो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन उस ओर होगा जिस ओर एक्सटर्नल फोर्स यानी कि अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन होगा। क्लियर? समझ में आया? हो गया? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्वियसली आप अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से, सॉरी प्रोपोर्शनल साइन से अगर आप इक्वल लिखोगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा and the value of this proportionality constant is 1. ठीक है, therefore force becomes equals to rate of change of linear momentum. ठीक है, आप अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन से इक्वल लिखेंगे तो ऑब्वियसली एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोगों ने लिखा कि
लेकिन इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू होता है 1, देयरफॉर फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। तो ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, फ्रॉम नहीं, मतलब थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है कि लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यस, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। तो स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं यहां से फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना, मोमेंटम के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है? सो फॉर ए गिवन बॉडी, मान लेते हैं कि उसका मास चेंज नहीं होगा। फॉर ए गिवन बॉडी मान लेते हैं कि उसका मास चेंज नहीं होगा, इट्स मास इज कांस्टेंट। अगर आप मास को कांस्टेंट बोल दोगे, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, उस पे फोर्स एक्सर्ट हुआ, तो मास अगर चेंज नहीं हो रहा है तो मास इज कांस्टेंट तो बाहर आ सकता है, तो बाहर आ जाएगा। तो बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यस और नो? कोई प्रॉब्लम? नो। implies force becomes equals to product of mass। rate of change of velocity क्या है स्टूडेंट्स? हम लोगों ने पढ़ा rate of change of velocity, how fast velocity of an object is changing, उसको क्या कहते हैं? rate of change of velocity को क्या कहते हैं? yes, acceleration। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ आप ये वाला यूज कर सकते हो और ये वाला भी यूज कर सकते हो अगर बॉडी का मास चेंज नहीं होगा। अगर बॉडी का मास कांस्टेंट रहेगा तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ बोल के। क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है? एक बॉडी है जिसका मास है m, उस पे एक्ट हुआ एक फोर्स F वेक्टर, तो उस पे आया एक्सीलरेशन A वेक्टर। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग लिख सकते हैं F वेक्टर इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन वेक्टर। ठीक है ना? ठीक है। नेक्स्ट, एक वेक्टर को कैसे इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखा जाता है वो तो मैंने वेक्टर्स में समझाया। एक वेक्टर क्वांटिटी को कैसे इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखा जाता है वो तो मैंने समझाया हुआ। यस और नो स्टूडेंट्स? तो दिस इज अ फोर्स वेक्टर, इसको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो हो जाएगा एफ एक्स आई कैप। मतलब ये क्या है? फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है? या आप बोल सकते हो कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। एंड एफ वाई जे कैप फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, एफ जेड के कैप। ठीक है? कोई प्रॉब्लम? नो। देन मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो उसको ऑब्वियसली हम लोग कंपोनेंट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। देन एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, acceleration along y axis j cap and acceleration along z axis k cap। acceleration is a vector quantity, पता है हम लोग को, है कि नहीं? नेक्स्ट ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, और फोर्स along x axis i cap, फोर्स along y axis j cap, फोर्स along z axis k cap इक्वल्स टू मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, आई कैप के साथ क्या है? एफ एक्स। आई कैप के साथ क्या है? मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस
मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, बीच में इक्वल साइन है तो ऑब्वियसली आई कैप का साथ जो है, आई कैप के साथ जो है वो इक्वल होगा. यस और नो? दैट मींस force along x axis is equals to mass multiplied by acceleration along x axis. जिस ओर का एक्सीलरेशन उस ओर का फोर्स, जिस ओर का जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन का फोर्स. क्लियर? क्लियर? देन ये वाला देख लेते हैं. फोर्स अलोंग y एक्सिस इक्वल्स टू, बीच में इक्वल साइन दिख रहा है ना, तो ऑब्वियसली जे कैप के साथ जो है, जे कैप का कोफिशिएंट इक्वल होगा, के कैप का कोफिशिएंट इक्वल होगा, बीच में इक्वल साइन है. दैट मींस फोर्स अलोंग y एक्सिस इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस. फोर्स अलोंग z एक्सिस इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन अलोंग z एक्सिस. समझ में आया स्टूडेंट्स? जिस डायरेक्शन का एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन का फोर्स, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उस डायरेक्शन का फोर्स को लेना है. समझ में आया? आया equals to acceleration along x axis. Please concentrate. Acceleration along x axis. Acceleration क्या होता है स्टूडेंट्स? Rate of change of velocity. तो acceleration along x axis की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? Rate of change of, अच्छा इसको मैं अलग से लिख के यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन अलोंग x axis ना, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस. पता है ना हम लोग को, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस की, सॉरी, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस की जगह पे आपने क्या लिखा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस. कोई प्रॉब्लम? नो. मास को हम लोग अंदर घुसा सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, अंदर घुसा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो dt ऑफ, ठीक है? सो ये क्या हो गया अभी? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस. मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस. इट इज मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस. तो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस की जगह पे आप लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है? सिमिलरली आप यहां पे लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस. तो यहाँ पे लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग z एक्सिस. क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सो दिस इज बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म. क्लियर स्टूडेंट्स? अभी हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ फोर्स. यूनिट्स ऑफ फोर्स. ठीक है? सो स्टूडेंट्स, नंबर 1 इन SI the absolute unit of force is Newton. In SI the absolute unit of force is Newton. तो अगर आपको अभी न्यूटन को डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स. वो फोर्स जो 1 kg मास पे एक्ट होने से, वो फोर्स जो 1 kg मास पे अप्लाई होने से उस पे एक्सीलरेशन आता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वो फोर्स जो 1 kg मास पे एग्जर्ट होने से उस पे एक्सीलरेशन आता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उस फोर्स को नाम दिया गया 1 न्यूटन. क्लियर? क्लियर? सो देयरफॉर 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट नंबर 2. in CGS system
the absolute unit of force is dyne. The absolute unit of force is dyne. ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स. अभी डाइन को डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना है, लैंग्वेज पे ध्यान देना है. वो फोर्स जो 1 ग्राम मास पे अप्लाई होने से, वो फोर्स जो 1 ग्राम मास पे एग्जर्ट होने से उस पे एक्सीलरेशन आता है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वो फोर्स जो 1 ग्राम मास पे अप्लाई होने से उस पे एक्सीलरेशन आता है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उस फोर्स को नाम दिया गया 1 डाइन. ठीक है, ठीक है. और 1 डाइन इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? कोई प्रॉब्लम? सो दिस इज, इसको आप सिंपली ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हो और इसको आप सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हो. ठीक है. वैसे ज़्यादा अच्छी तरह से अगर बोलना चाहो तो इसको हम लोग इन एसआई एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स कहते हैं न्यूटन को, और यह है इन सीजीएस द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स. ठीक है. लेकिन इन मतलब ऐसे ही अगर मैं बोलूँ ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स तो आपको यही बोलना है न्यूटन. सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इट्स डाइन. ठीक है. नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन देखते हैं. रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन. क्लियर? ध्यान देना स्टूडेंट्स. तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी देखा है कि नहीं. सो और 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम. किलोग्राम के जगह पे आप लिख सकते हो 10⁻³ ग्राम. किलो इज बेसिकली 10⁻³. यस और नो? यस. कोई प्रॉब्लम? नो. नेक्स्ट, 1 मीटर. मीटर के जगह पे आप लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर. ठीक है ना. किलोग्राम के जगह पे लिखा 10⁻³ ग्राम और मीटर के जगह पे लिखा 100 सेंटीमीटर. सेकेंड इनवर्स स्क्वायर जैसा था वैसा है. ठीक है. सो इम्प्लाइज 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻³ 10⁻², it is 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. और 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर तो डाइन है. ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर तो डाइन है, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डाइन. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन Newton and dyne. 1 Newton equals to 10⁵ dyne. Clear students? Students, और एक यूनिट ऑफ फोर्स है जिसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. ठीक है, ठीक है. ध्यान से सुनना है. नंबर 1, इन SI द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम वेट किलोग्राम वेट, जिसको हम लोग केजी वेट ऐसे लिखते हैं. ठीक है. या इसको
किलोग्राम फोर्स भी कहा जाता है, किलोग्राम फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इन एसआई द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स। ठीक है, अभी डिफाइन करते हैं इसको। सो वी नो दैट फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। एक बॉडी जिसका मास है 1 kg, ठीक है, सो उस 1 kg मास पे या 1 kg मास वाला बॉडी पे वो फोर्स जो एग्जर्ट होने से 1 kg मास वाला बॉडी पे वो फोर्स जो एग्जर्ट होने से उस पे एक्सीलरेशन आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, 1 kg मास पे वो फोर्स जो एग्जर्ट होने से उस पे एक्सीलरेशन आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उस फोर्स को कहा जाता है 1 kg वेट, या आप उसको 1 kg फोर्स भी कह सकते हो। इसको 1 kg फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, सो ध्यान से सुनते रहना है अभी। और 1 kg वेट और 1 kg फोर्स इक्वल्स टू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 1, इट्स 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी तो हम लोगों ने देख के आया कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या था, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या था, न्यूटन। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन kg वेट एंड न्यूटन। 1 kg वेट इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2। In CGS system, the gravitational unit of force is, in CGS the gravitational unit of force is ग्राम वेट। ठीक है, या ग्राम फोर्स, ग्राम वेट या ग्राम फोर्स। क्लियर? इन CGS the gravitational unit of force is ग्राम वेट या ग्राम फोर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? वो डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स। वी नो दैट फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। तो ध्यान से सुनना है अभी। हाँ, वो फोर्स जो 1 ग्राम मास पे एग्जर्ट होने से, वो फोर्स जो 1 ग्राम मास पे एग्जर्ट होने से उस पे एक्सीलरेशन आता है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो फोर्स जो 1 ग्राम मास पे एग्जर्ट होने से उस पे एक्सीलरेशन आता है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उस फोर्स को कहा जाता है 1 ग्राम वेट, या आप उसको 1 ग्राम फोर्स भी बोल सकते हो। उस फोर्स को 1 ग्राम फोर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, और 1 ग्राम वेट which is also known as 1 gram force, it is equals to क्या होगा स्टूडेंट्स, 980, ध्यान से 980 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। लेकिन ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर तो अभी अभी देखा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कि डाइन था। सो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर ना लिख के आप लिख सकते हो डाइन। सो 1 ग्राम वेट इक्वल्स टू 980 डाइन। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन is subjected to a force of 10 to the power minus 25 Newton in an X-ray machine। तो स्टूडेंट्स,
एक इलेक्ट्रॉन को एक्सरे मशीन पे कितना फोर्स एग्जर्ट हुआ, उस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स एग्जर्ट हुआ, 10 टू द पावर -25 न्यूटन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो एक्सरे मशीन के अंदर है उस पे कितना फोर्स एग्जर्ट हुआ, 10 टू द पावर -25 न्यूटन। तो बोला देन फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। ठीक है, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर, मतलब आपको बोला गया कि 0.2 मीटर डिस्टेंस एक्सरे के अंदर, एक्सरे मशीन के अंदर 0.2 मीटर डिस्टेंस कवर करने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा होगा। क्लियर? तो ध्यान से सुनना है। सो इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग को यूज करने बोला 10 टू द पावर -30 kg। टेक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन as 10 to the power -30 kg. Students, we know mass of electron, we know what force is exerting on the electron, तो obviously हम लोग acceleration निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। so निकालते हैं। we know that force equals to mass multiplied by acceleration, implies acceleration equals to force by mass, so implies फोर्स, कितना फोर्स एग्जर्ट हुआ इलेक्ट्रॉन पे एक्सरे मशीन के अंदर, इज 10 टू द पावर -25। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 10 टू द पावर -30 kg। ठीक है, दोनों ऐसा ही में था, यस और नो। सो इम्प्लाइज इट इज 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, यस और नो। 30 - 25 इट इज 10 टू द पावर 5। ऐसा ही में था, ऐसा ही में था, सो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन क्या है एक्सरे मशीन के अंदर, वो हम लोग को पता चल चुका है। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन। क्वेश्चन इज कितना टाइम में, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कवर a distance of 0.2 मीटर। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट वी नो, मुझे टाइम निकालना है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन क्या है, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, वी कैन यूज द रिलेशन एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ठीक है, सो ऑब्वियसली द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, the electron will start from rest, so its initial velocity will be 0. if initial velocity is 0, then this term becomes equals to 0. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन क्या है, 10 टू द पावर 5। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0.2 मीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो। यहाँ से t निकाल लेना है, दैट इज टाइम टेकन, है कि नहीं, टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, सो निकालते हैं, है कि नहीं। सो ये हो जाएगा 4। ठीक है ना, 4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आएगा 10 टू द पावर 5, नीचे आएगा ना, और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 10, सो 10 टू द पावर 6 ऊपर लेके जाते हैं, 10 टू द पावर -6 इक्वल्स टू t स्क्वायर। सो इम्प्लाइज t इक्वल्स टू रूट ओवर दिस ना, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 सेकेंड। ठीक है, या 10 टू द पावर -3 को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मिली, पढ़ाया था ना मैंने, प्रेफिक्सेस। 10 टू द पावर -3 को क्या कहते हैं, मिली, सो इट इज ट्वाइस 2 मिलीसेकेंड, 2 मिलीसेकेंड। ठीक है, ठीक है, 2 मिलीसेकेंड में इलेक्ट्रॉन ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा
इनसाइड द एक्सरे मशीन। बहुत इजी था, यस और नो? स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter। अच्छा ध्यान देना है स्टूडेंट्स। सो ये है, मान लेते हैं हैवी वुडन ब्लॉक, ठीक है, और ये फिक्स्ड है, ठीक है, ध्यान से सुनना है। ये है मान लेते हैं बुलेट, जिसका स्पीड क्या था 90 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे स्पीड था 90 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही ब्लॉक के अंदर घुसा, जैसे ही ब्लॉक के अंदर घुसा, उसका स्पीड कम होता रहेगा, है कि नहीं? उसका स्पीड कम होता रहेगा, है कि नहीं? और स्पीड कम होते होते उसका फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा? 0, मतलब ये स्टॉप हो जाएगा। एंड इट स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर वुडन ब्लॉक के और वुडन ब्लॉक के अंदर चलने के बाद वो रुक गया, ठीक है, स्पीड कमते 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 रुक गया। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। और बुलेट का मास भी दिया हुआ है, मास कितना है? 0.04 kg, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मुझे निकालने बोला एवरेज रेजिस्टिव फोर्स। तो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, यहां पे स्पीड बढ़ा या कमा? कमा। स्पीड कमने को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रिटार्डेशन, यस और नो? रिटार्डेशन, यस और नो? स्पीड कमने को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स जो फोर्स स्पीड कमाता है, जो फोर्स स्पीड कमाता है, या आप ऐसे बोल सकते हो जिस फोर्स के वजह से रिटार्डेशन आता है, पता है ना हम लोग को रिटार्डेशन, बेसिकली उसको नेगेटिव एक्सीलरेशन भी कहा जाता है, उसको नेगेटिव एक्सीलरेशन भी कहा जाता है। तो जिस फोर्स के वजह से नेगेटिव एक्सीलरेशन यानी कि रिटार्डेशन आता है, उस फोर्स को हम लोग रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं, उस फोर्स को हम लोग रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग को पता है ना, एक्सीलरेशन का ही एक टाइप है रिटार्डेशन, और इसमें स्पीड बढ़ता है या घटता है? स्पीड घटता है, स्पीड बढ़ता नहीं है, स्पीड घटता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। हम लोग क्या लिखेंगे? रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय रिटार्डेशन। बेसिकली इट इज फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, ठीक है। फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन रिटार्डेशन वाला एक्सीलरेशन होता है, अगर एक्सीलरेशन रिटार्डेशन है, तो उस फोर्स को हम लोग रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो। तो स्टूडेंट्स मास तो हम लोग को पता है, तो इसको चलो हम लोग F लिख लेते हैं अभी, और F इक्वल्स टू मास तो हम लोग को पता है बुलेट का 0.04 kg। रिटार्डेशन नहीं पता, तो रिटार्डेशन निकालते हैं। हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी पता है, बुलेट जो है 90 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा था, तो यही है इनिशियल वेलोसिटी। जैसे ही ब्लॉक के अंदर घुसा, उस पे आ गया रिटार्डेशन बिकॉज ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है ना। और उसका स्पीड कमते 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 वो लास्ट में जाके स्टॉप हो गया। तो क्या हम लोग यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं? वी नो द इनिशियल वेलोसिटी, वी नो फाइनल वेलोसिटी,
वी नो डिस्प्लेसमेंट, निकाल सकते हैं कि नहीं एक्सीलरेशन? यस। तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता है ये रिलेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2IS, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी तो हो गया 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इज 90, तो यहाँ पे होगा 90 स्क्वायर। एक्सीलरेशन तो निकालना है और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या बिठाएंगे? 60 सेंटीमीटर, तो यानी कि 60, ये वाला भी रफ कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखने का जगह नहीं हो रहा है तो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। हाँ, सो इम्प्लाइज v, फाइनल वेलोसिटी तो 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 90, एक्सीलरेशन तो निकालना है एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ, डिस्प्लेसमेंट इज 60 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में तो नहीं बिठा सकते, सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻², तो हो गया 60 मीटर, मतलब 60 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² मीटर, ठीक है, मीटर में आ गया, SI में है। तो इसके बाद एक्सीलरेशन निकालना है यहाँ से, सो इम्प्लाइज एक्सीलरेशन इक्वल्स टू माइनस 90 स्क्वायर, तो 90 स्क्वायर होगा 8100, ठीक है ना, ठीक है। 2 नीचे आएगा और ये 60 नीचे आएगा, 10⁻⁻² नीचे, उसको लेके आ जाते ऊपर, ठीक है। 10⁻⁻² बन गया 10⁻², एक 0 भी काट देते हैं, है कि नहीं, 2 से भी काट देते हैं, 2 4s are 8, ठीक है, ठीक है। बाकी हम लोग अभी कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। सो आप लोग का कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं अभी जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। सो 405 डिवाइडेड बाई 6, it is 67.5, so 67.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², यानी कि 6750, ठीक है। सब तो ऐसा ही में था, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दिस इज एक्सीलरेशन, दिस इज एक्सीलरेशन। कितना आया? माइनस में आया, इसका मतलब ये क्या है? रिटार्डेशन, है कि नहीं। एक्सीलरेशन अगर माइनस में आया मतलब ये क्या है? रिटार्डेशन, क्लियर। सो रिटार्डेशन कितना है? 6750, और एक्सीलरेशन कितना है? -6750, समझ में आ रहा है। सो रेजिस्टिव फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय रिटार्डेशन, इट इज बेसिकली फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, ठीक है ना। सो ध्यान से सुनना है। सो रिटार्डेशन के जगह पे बिठाएंगे हम लोग 6750, ठीक है। तो कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। इट इज 270 न्यूटन, ठीक है। सो रेजिस्टिव फोर्स कितना अप्लाई हुआ बुलेट पे? 270 न्यूटन। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, है तो बहुत इजी स्टूडेंट्स। और एक एग्जांपल देखेंगे। ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स इन द डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, ये फिगर गिवन है, ठीक है। द ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। स्टूडेंट्स ये एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg, और ये ब्लॉक एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट कर रहा है। स्मूथ बोलने का मतलब होता है फ्रिक्शनलेस। ये सरफेस जो है, दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, इस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, ये माना गया बेसिकली, ठीक है। रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक मुझे निकालना है। वैसे तो क्वेश्चन में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन दिया हुआ है,
लेकिन अगर ना भी दिया हुआ रहता तब भी आप बोल सकते हो आपका जनरल लॉजिक यूज करके कि अगर इस ब्लॉक पे ऐसे 50 न्यूटन अप्लाई किया जाए वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल बना के, अगर इस ब्लॉक पे ऐसे 50 न्यूटन अप्लाई किया जाए, 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाए वर्टिकल के साथ 60 डिग्री बना के, तो आपका जनरल लॉजिक भी यही कहेगा कि दिस ब्लॉक विल एक्सीलरेट अलोंग दिस डायरेक्शन। यस, कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। तो स्टूडेंट्स, जिस ओर एक्सीलरेशन है उस ओर का फोर्स देख लेते हैं। ठीक है, सो अगर इधर 50 न्यूटन है तो इस ओर कंपोनेंट क्या होगा? जिस साइड के साथ एंगल उधर कंपोनेंट कॉस। तो इधर अगर 50 तो इधर कितना होगा? 50 कॉस 60, 50 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और इधर कंपोनेंट क्या होगा? इधर कंपोनेंट होगा 50 साइन 60 डिग्री। यस, साइन 60 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स? साइन 60 डिग्री कितना होता है? दिस 50 √3/2 न्यूटन। ठीक है, सो जिस ओर का एक्सीलरेशन उस ओर का फोर्स लेना पड़ता है। ठीक है कि नहीं? देखा था ना हम लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल, दिस डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस, दिस डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। यस, समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। जिस ओर का एक्सीलरेशन उस ओर का फोर्स। ठीक है, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन का फोर्स। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है? इट्स 50 साइन 60, दैट इज 50 √3/2। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी इज 5 kg। क्लियर? एंड एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि इसको आप सिंपली ए भी बिठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? ठीक है, समझ में आया? सो implies acceleration along x axis और you can say acceleration along horizontal direction। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, इट इज इक्वल्स टू 5√3। सब तो ऐसा ही में ही था ना, 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया स्टूडेंट्स? और एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। सो दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स, अगर सरफेस के बारे में कुछ ना बोला जाए क्वेश्चन पे, तो आपको सरफेस स्मूथ सरफेस ही लेना है। दैट मीन्स देयर विल बी नो फ्रिक्शन, देयर विल बी नो फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड द सरफेस। अगर सरफेस के बारे में कुछ ना बोला जाए तो आपको कैसा सरफेस लेना है? स्मूथ सरफेस ही लेना है। ठीक है, सो दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg और क्लियरली आप देख सकते हो कि इस ब्लॉक पे दो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। वन इज 10 न्यूटन अलोंग दिस डायरेक्शन एंड अनदर इज 2 न्यूटन अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, आपको ब्लॉक पे क्या एक्सीलरेशन होगा वो निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। ठीक है, लेकिन आप बहुत जगहों पे देखोगे कि ऐसे लिखा हुआ है। सो बेसिकली ये जो है, दिस रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट फोर्स, दिस रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट फोर्स। अगर एक फोर्स है बॉडी पे, अगर एक ही फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो हम लोग लिखते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। लेकिन जरूरी नहीं है कि बॉडी पे एक ही फोर्स एक्सर्ट हो, दो हो सकता है, दो से ज्यादा हो सकता है, इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है,
या आप एफ नेट भी लिख सकते हो, एफ नेट, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। आप हमेशा ऐसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो ध्यान से सुनना है। तो स्टूडेंट्स, लेट दिस डायरेक्शन बी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, सो अलोंग एक्स एक्सिस, along x-axis net force या resultant force equals to mass multiplied by acceleration। समझ में आया? So implies x-axis के और net force क्या होगा स्टूडेंट्स? 10 न्यूटन इधर, 2 न्यूटन इधर। अगर दो वेक्टर ऑपोजिट होता है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? सब्ट्रैक्ट करके, यस और नो? बड़ा वाला से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं, और डायरेक्शन किस ओर होता है? बड़े वाले की ओर। सो इट इज 10 माइनस 2। क्लियर? सो 10 माइनस 2 बिकॉज बोथ द टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। बॉडी का मास क्या है? 2, और एक्सीलरेशन तो निकालना है। सो इम्प्लाइज एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इट्स 8 by 2 इट्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर along एक्स एक्सिस। सिर्फ एक्स एक्सिस अगर लिखते हो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो, वेरी इजी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आज का क्लास खत्म करने से पहले एक छोटा सा चीज देख लेते हैं। सो दिस इज, लेट दिस बी momentum axis and this is time axis, ठीक है। ये है हम लोग का मोमेंटम एक्सिस और ये है टाइम एक्सिस, ठीक है। और कुछ भी एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं दिस इज द ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट, किसी एक पॉइंट पे, किसी एक टाइम पे हम लोग स्लोप निकालते हैं, स्लोप, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत कुछ देखा है कि नहीं? तो स्लोप्स का कॉन्सेप्ट तो अभी क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं? सो स्टूडेंट्स, किसी एक टाइम टी पे हम लोग स्लोप निकालते हैं, ठीक है। सो छोटा सा एक ट्रायंगल ले लेते हैं, छोटा सा, बहुत छोटा सा, क्योंकि ये तो कार्व्ड है ना, ये तो एक कार्व्ड है, तो इस कार्व में स्ट्रेट लाइन बहुत ही छोटा होगा। किसी भी कार्व में बहुत ही छोटा पार्ट क्या होता है? स्ट्रेट होता है, बहुत ही छोटा। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या होगा? ये स्ट्रेट ही होगा। वैसे मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया जिससे कि आप लोग को दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ? स्लोप, ठीक है। लेट दिस एंगल बी थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। देन स्लोप एट टाइम टी, स्लोप एट टाइम टी, ठीक है। कौन सा ग्राफ का? मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ का, ठीक है। सो इट इज इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स? tan थीटा, पता है ना ये सब चीज हम लोगों को, ठीक है। tan थीटा विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल, ठीक है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये क्या है बेसिकली? दिस इज चेंज अलोंग दिस एक्सिस, चेंज अलोंग दिस एक्सिस, तो ये तो मोमेंटम एक्सिस है। सो लेट दिस बी dp, small change along this axis, small change along this axis, clear? So this is change in momentum, small change in momentum, and this is small change along this axis. So this is small change in time dt, ठीक है, ठीक है।
सो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज dp बाय dt। ये मोमेंटम की ओर है, छोटा सा चेंज अलोंग मोमेंटम। सो दिस इज स्मॉल चेंज इन मोमेंटम एंड दिस इज छोटा सा चेंज अलोंग टाइम। So this is small change in time. So tan theta is perpendicular by base dp by dt। लेकिन स्टूडेंट्स, लेकिन dp by dt तो फोर्स होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये तो फोर्स होता है, यस और नो। सो इट गिव्स फोर्स एट टाइम t, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि अगर आप मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हो, ठीक है, स्लोप निकालते हो किसका, मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ का, दैट स्लोप विल गिव यू फोर्स, ठीक है। तो लिखते हैं, चलिए, स्लोप ऑफ मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ gives फोर्स, ठीक है। पता है ना हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स आज ही तो पढ़ाया। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग याद रखेंगे कि मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, फोर्स। क्लियर, क्लियर।